Good morning everyone. Welcome to class 8. So today we are going to revise the chapter 21, the secular vision of the Indian Constitution. Let us understand the term secular, as many students have asked me ki ma'am what is the meaning of secular. Okay, the term secularism refers to a system of social and political organization where no religion is given special treatment. It is understood primarily by the separation of religion from the state. ठीक है, इट मीन्स कि जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सोशली और पॉलिटिकली दोनों ही वेज में हम रिलीजन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे सारे रिलीजन वेदर इट इज़ इस्लाम, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, ठीक है, जैन्स, दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली विच इज़ नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिकली मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. ठीक है, सो लेट अस सी द फ्लो चार्ट क्विकली. विजन एंड वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम विजन देखते हैं तो विजन और वैल्यूज़ हम देख रहे हैं कि सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में हम क्या देख रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर राइट्स देखेंगे. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. ये बेसिकली राइट्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे, बट दीज आर ओनली 5. वी विल डिस्कस इन डिटेल. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है ये इम्प्लाई करता है इक्वलिटी ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन्स को इक्वलिटी देता है. दूसरा ये प्रोहिबिट करता है. प्रोहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करता है डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के. ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब इंक्लूड कब किया गया प्रियम्बल में. इट वाज इंक्लूडेड इन 1976 अमेंडमेंट, वहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है, तब इसको इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट. लेकिन 1950 में जब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था तब सेक्युलर वर्ड उसमें इंक्लूडेड नहीं था प्रियम्बल में, ये ऐड बाद में हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स जो हैं चैप्टर 3 पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, पार्ट 3 में इंक्लूडेड है. 25 पार्ट्स हैं जिसमें से पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया. फिर यहीं पे हम पावर्स और रिलीजन को क्या करते हैं, रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करते हैं. क्यों? क्योंकि कंट्री को डेमोक्रेटिकली वर्क करना है. ठीक है, तो हम यहाँ पर रिलीजन और स्टेट को दोनों को सेपरेट कर रहे हैं. नेक्स्ट, ये और क्या फैसिलिटी देता है अगर हम अलग कर देते हैं. इट गिव प्रोटेक्शन टू द राइट्स, इट गिव प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यहाँ पे लोगों को फ्रीडम भी देता है कि वो कोई भी रिलीजन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, जिसमें उसका बिलीव है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए सेक्युलर स्टेट. वो क्या स्टेप्स है जिससे हमें पता चलता है कि एक सेक्युलर स्टेट में हम रहते हैं. किसी भी रिलीजन को क्या है, कोई भी इंडियन स्टेट इज़ नॉट कंट्रोल बाई एनी वन पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, नॉट डज इंडिया हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. ठीक है, अंडरस्टूड है. गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स. गवर्नमेंट किसी को कंपेल नहीं कर सकती फॉर द प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन. दूसरा नेक्स्ट है आपका, द स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी प्रोटेक्ट करती किसको, माइनॉरिटीज़ ग्रुप को प्रोटेक्शन देती. क्यों? अर्लियर द माइनॉरिटीज़ वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिख का एग्जाम्पल ले लिया. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स किस में इंक्लूडेड है, पार्ट 3 में इंक्लूडेड है. तो लेट अस सी द फर्स्ट राइट, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें क्या करता है, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करता है, डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है इन 5 ग्राउंड्स पर. नेक्स्ट है, और किसका डिस्क्रिमिनेशन रोकता है, ये रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट की सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वेदर इट इज़ ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप और अदर बैकवर्ड क्लास और SC. आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, और ये अबॉलिश करता है किसको, टाइटल और ऑनर्स को भी ये अबॉलिश करता है, जो किससे, ब्रिटिशर्स से बात होगी. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से मिला. और ये नॉन रेसिडेंट्स और रेसिडेंट दोनों पे अप्लाई होता है. ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम हम देखते हैं तो ये आर्टिकल 19 से 22 कवर करता है, जिसमें स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशंस, मूव फ्रीली, रिसाइड, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एनी ऑक्यूपेशन, ये सारे हमें फ्रीडम देता है. बट यहीं पर कभी कभी गवर्नमेंट कुछ हमारे सर्टेन राइट्स को क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, सस्पेंड कर सकती है. कब? इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नेक्स्ट, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ हमें सेफ गार्ड भी देती है. क्या सेफ गार्ड है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज और लिबर्टी. ठीक है, द पर्सन हु इज अरेस्टेड शुड बी टोल्ड द रीज़न. अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी presented before a nearest magistrate within 24 hours. An arrested person can consult or engage a lawyer.
नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23-24 दोनों को कवर करता है, जिसमें ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 को क्या करता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हम देखते हैं तो इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक कवर किया हुआ है, जिसमें कोई भी पर्सन प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट कर सकता है अपने किसी भी रिलीजन को, ठीक है। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकती है फॉर दिस पर्पसेस। नेक्स्ट, कोई भी सिटीज़न डिनाई नहीं हो सकता एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किससे, एडमिशन से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। फिर नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट इम्पार्टिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को स्कूल में क्या करोगे, जो स्टेट से रन हो रहे हो वहाँ पर इम्पार्ट नहीं करोगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये क्या करता है, इंडियन पॉपुलेशन के पास राइट है कि वो अपने क्या कर सकती है, अपने कंजर्व कर सकती है अपने स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर को, ठीक है। एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं जो एजुकेशनल्स, वहाँ पर किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते रिलीजन पर। सेम है आप, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ द राइट टू एस्टैब्लिश, हर सेक्शन सोसाइटी में, सोसाइटी के हर सेक्शन को ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है, एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है, अपनी चॉइस से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर आपकी कोई रेमेडीज़ नहीं है उसका भी गवर्नमेंट ने एक राइट बना दिया, ठीक है, उसका भी एक आपके पास राइट है। ये आर्टिकल 32 दिया था, जिसमें आप अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो यहाँ पे सिटीजन्स के पास एक पावर है कि वो अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वैसे वो अदर कोर्ट्स में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर उसके पास राइट है कि वो डायरेक्टली कहाँ कर सकता है अप्रोच, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी कर सकता है। और लास्ट है इसका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है कि वो इशू कर सकती है डायरेक्टिव्स और ऑर्डर्स और रिट्स, ठीक है, कि कब, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के। फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये हमने यूनिवर्सल यानी UDHR से अडॉप्ट करें, जो यूनाइटेड नेशन से हमें मिले, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से ड्रॉ करें, UDHR से करें। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इफ़ द पीपल इन्जॉय सर्टेन राइट्स दे मस्ट ऑल्सो फुलफिल ड्यूटीज़, ठीक है। अगर हम राइट्स इन्जॉय कर सकते हैं तो हमारी कुछ ड्यूटी ये भी बनती है कि हम क्या करें, कुछ ड्यूटीज़ भी फुलफिल करें अपने स्टेट के फेवर में, ठीक है। बट ये भी कहते हैं ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट एनफोर्समेंट करे इन ड्यूटीज़ को, यानी कि अगर आप ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते हो तो देयर इज़ नो फाइन और देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर दैट। तो कब ये इंट्रोड्यूस हुए, लेट अस सी। जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 51 आर्टिकल 51A के अंदर इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और ये पार्ट 4 के अंदर क्या किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे। अच्छा, उस टाइम तो ये 10 थे सिर्फ, ठीक है, लेकिन 11th कब आया, जब 86 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 2002 में, तब they have added one more fundamental duty, तब एक और कर दी, तो now there are 11 fundamental duties. Let us see quickly what are those duties. To abide by the constitution and respect the national flag, national anthem, जैसे कि आज आप थिएटर्स में देखते हो कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो पहले एक नेशनल एंथम होती है और उस टाइम हम क्या हो जाते हैं, सब स्टैंड होकर के उसको ऑनर देते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं। चेरिश करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए नोबल आइडियल्स को, यानी कि जो हमारे आइडियल्स हैं, नोबल आइडियल्स, जैसे सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, उनको चेरिश करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, इतना स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करनी चाहिए। कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। नेशनल सर्विसेज के लिए अगर कभी कभी आपको कॉल किया जाए तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट है हारमोनी को प्रमोट करना चाहिए, ब्रदरहुड को क्या करना चाहिए, ब्रदरहुड की स्पिरिट को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कॉम्पोजिट कल्चर, जो हमारी कंट्री का कॉम्पोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे ताजमहल है, ठीक है, कुतुब मीनार है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट, लेक्स, इन सबको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म को, यानी कि सुपरस्टिशियस और इरेशनल प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको अननेसेसरी डैमेज नहीं करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। स्ट्राइव करना चाहिए ऐसे एरियाज़ में जो नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज करे, ठीक है, कंट्री को कभी भी नेशन को डाउनवर्ड्स ना लेके जाए, कंट्री को हमेशा राइज करें, ऐसे एरियाज़ में हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। और लास्ट है जो अब ऐड हुआ है 2002 में, दैट इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी बनती कि वो अपने 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे को क्या दें,
एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे. कीप रिवाइजिंग.